हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 की जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में से आंसर इन वन सेंटेंस तक के जितने क्वेश्चंस थे हम लोग ने सारे के सारे कवर किए हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने गिव साइंटिफिक रीजंस सॉल्व करना चालू किया था। उसमें से जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस है वो हम लोग ने कवर किए थे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग गिव साइंटिफिक रीजंस के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, वो है वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ओके, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। When we exercise and our muscles work harder, our body uses more oxygen and produces more carbon dioxide. ओके, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग की बॉडी है, हम लोग के जो मसल्स है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। Due to depletion in oxygen level, our muscle cells perform anaerobic respiration while performing the exercise. जब ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो कम हो जाती है तो ये जो मसल सेल्स होते हैं वो एनआयरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करते हैं। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। ओके, एनआयरोबिक रेस्पिरेशन के वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लेस अमाउंट में रिलीज़ होती है, और इसी वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, और बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड वी फील टायर्ड। ओके, सो दैट्स वाई वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। Answer: the absence of oxygen during the glucose breakdown produces pyruvic acid and alcohol, and the amount of energy released is very low. ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है? पायरुविक एसिड एंड अल्कोहल, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत कम होती है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड along with the release of large amount of energy। लेकिन इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसी के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो इसीलिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। Next question is fibers are one of the important nutrients. Okay, although we cannot digest the fibers, they help in digestion of other substances and egestion of undigested substance. ओके, ये सेंटेंस बहुत ज़रूरी है कि जो फाइबर्स होते हैं वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो किस में हेल्प करते हैं? तो डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, बाकी के जो सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट करने में फाइबर्स हेल्प करते हैं। एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, मतलब जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होगा बॉडी में उसको बाहर निकालने का काम फाइबर्स करते हैं। Therefore, fibers are one of the important nutrient. Next is cell division is one of the very important properties of cell and living organisms. Okay. Cell division is one of the very important properties of cells and living organism. Due to this property only, new organism is formed from existing one. Okay. सेल डिवीजन की वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, जैसे कि यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल डिवीजन होता है। ओके, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं। अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज अप। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि हम, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है उनकी ग्रोथ, मतलब उतना उनका जो डिविजन्स होता रहता है उसकी वजह से हम लोग की बॉडी ग्रो हो पाती है। ओके, एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। अभी इमेसिएटेड बॉडी मतलब क्या? इमेसिएटेड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसमें एक्सेसिव वेट लॉस हुआ है, और वो वेट लॉस अननेचुरल हो सकता है।
ओके, सो ऐसे बॉडी को रिस्टोर करने का काम सेल डिवीजन से होता है। नेक्स्ट इज सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑल्सो समटाइम्स परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ हायर प्लांट्स और एनिमल्स और एंड जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। आंसर, anaerobic respiration occurs when the amount of oxygen available is too low to support the process of aerobic respiration। सबसे पहले ये लिखना है कि anaerobic respiration कब होता है, तो when amount of oxygen available is too low। okay, for example, during exercise the availability of oxygen, for example, during exercise, the availability of oxygen to muscle is limited, as a result of which they undergo anaerobic respiration। जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाती है तो हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी में वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करते हैं। ओके, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो शो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ वाटर लॉग रूट्स। ओके, जो रूट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, रूट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी सॉइल बहुत ज़्यादा वेट होती है तो जो रूट्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है और ये वाटर लॉग जो रूट्स है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता। वो लोग वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ताकि उनमें वाटर भरा हुआ रहता है और इस केस में वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। Okay, Krebs cycle is sequential process that follows many cyclic steps and results in the oxidation of acetyl-CoA, thus generation of energy। Okay, Krebs cycle एक ऐसी sequential process है जिसमें बहुत सारे cyclic steps involve है। उस प्रोसेस में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए ये एक प्रकार का एक एंजाइम्स है, उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। ओके, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड एंड आल्सो इज जनरेटेड एट द एंड। इस साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है और लास्ट में भी सेम ही प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। सो जो फर्स्ट बनेगा वही लास्ट में बनता है। ओके, सो जो फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो सिट्रिक एसिड, और इसी वजह से क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट है फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। आंसर के स्टार्टिंग में ही आपको फ्लावर्स के जो पार्ट्स है वो लिखने हैं। ओके, सो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल whorls as a calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in a sequence from outside to inside। फ्लावर किससे बना होता है, तो 4 फ्लोरल whorls, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ये सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम इज कॉल्ड इसेंशियल whorls बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम को इसेंशियल whorls बोला जाता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। whereas the calyx and corolla are called as accessory whorls because they are responsible for protection of inner whorls। okay, so जो inner whorls होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम किसका होता है, तो कैलिक्स एंड कोरोला का, इसलिए उनको एसेसरी whorls बोला जाता है। ओके, एंड हेंस द फ्लावर इज अ structure unit of sexual reproduction in plants। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डर women are more likely to give birth to child with some abnormalities। आंसर, menopause is a stoppage of functioning of female reproductive system। सबसे पहले तो आपको menopause क्या है वो लिखना है। At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stops or become irregular। This causes menopause। Okay, 45 to 50 years जो ओल्ड वीमन होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल करने का काम होते हैं, उस हार्मोन सेक्रीशन एक तो स्टॉप हो जाता है, नहीं तो वो इरेगुलर हो जाता है और इसी को मेनोपॉज बोला जाता है।
oocytes release from the ovaries during the last few months nearing the age of menopause और 40 to 50 years old. ओके, आपको ये पता होगा कि बर्थ के टाइम फीमेल फिटनेस में 2 to 4 मिलियंस oocytes होते हैं और ये जो oocytes है वो एवरी मंथ ओवरी से रिलीज होते हैं. ओके, लेकिन मीनोपॉज के टाइम मतलब 40 to 45 to 50 years के आसपास इन oocytes की भी एज उतनी होती है 45 to 50 years. ओके, सो द एबिलिटी टू डिवीजन हैज़ बिन डिमिनिश्ड टिल नाउ. ओके, सो वो 40 to 50 years तक वो जो oocytes होते हैं उनकी जो डिवीजन की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट मियोटिक डिवीजन प्रॉपरली. उसकी वजह से वो प्रॉपर डिवीजन नहीं कर पाते. इफ सच oocytes आर फर्टिलाइज्ड द न्यूबॉर्न प्रोड्यूस फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मलिटीज. ओके, सो ऐसे जो oocytes है अगर वो फर्टिलाइज्ड हुए तो उनसे जो न्यूबॉर्न प्रोड्यूस्ड होगा, जो बेबी फॉर्म होगा, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है. ओके, सो इसकी वजह से ओल्डर वीमेन आर मोर लाइकली टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विद सम एबनॉर्मलिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. Answer: after pollination, the pollen grains drop on a sticky stigma of the flower. They germinate here, producing 2 male gametes and a long pollen tube. पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा, जो स्टिकी स्टिग्मा होता है फ्लावर का, उसके ऊपर गिर जाते हैं. वहाँ पे वो जर्मिनेट होते हैं और 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ एक लॉन्ग पोलन ट्यूब भी फॉर्म होती है. ओके, द मेल गैमेट्स ट्रैवल थ्रू द पोलन ट्यूब टिल दे रीच द एम्ब्रियो सैक. ओके, बाद में ये मेल गैमेट्स उस पोलन ट्यूब में ट्रैवल करते हैं. हियर द मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड बाय बर्स्टिंग द पोलन ट्यूब. जब वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाते हैं तो ये जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाती है और उसमें से मेल गैमेट्स है वो रिलीज होते हैं. One male gamete unites with the egg cell to form a zygote, while the second male gamete unites with the two polar nuclei forming endosperm. 2 मेल गैमेट है, राइट. सो जो एक मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ यूनाइट होके जाइगोट फॉर्म करता है और जो रिमेनिंग सेकेंड मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूनाइट करके एंडोस्पर्म फॉर्म करता है. So in this way, because 2 nuclei participate in a fertilization process, it is called double fertilization. ओके, सो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट करते हैं और इसी वजह से फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है देयर इज अ मेनोपॉज व्हेन अ वुमेन आर 45 to 50 years old. In the case of women at the time of birth, there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovary of the female fetus. And oocytes mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause. Menopause is a stoppage of functioning of female reproductive system. ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया. At the age of about 45 to 50 years, secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stops or become irregular, and this causes menopause. Next question है the new individual produced by sexual reproduction always has the recombined genes of both the parents. Okay, answer. Individuals have total 42 chromosomes from which 23 comes from mother and 23 comes from father. हम लोग में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं. ओके, फादर हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई एंड मदर हैव बोथ एक्स क्रोमोसोम्स which individually contains 23 chromosomes. So if the father's Y chromosome is fertilized with the mother's X, then the individual is male, and if the father's X chromosome is fertilized with the mother's X chromosome,
then individual is a female. Therefore, the new individual produced by sexual reproduction always has the recombined genes of both the parents. ओके सो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, एक तो वो फीमेल होगा नहीं तो मेल होगा, उसमें एक फादर का क्रोमोसोम रहेगा, एक मदर का क्रोमोसोम रहेगा. ओके सो इसीलिए जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है तो उसमें रिकम्बाइन जीन्स होते हैं बोथ पेरेंट्स के. नेक्स्ट है पोल्यूशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. Okay, various type of pollutions like that of air, water, sound, soil, thermal, light pollution occurs around us. हम लोग के आसपास बहुत सारे टाइप के पोल्यूशंस है. वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है. ओके एंड अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज is on the existence of the living organism, and out of this environmental conservation has become the need of hour. ओके सो ये जो पोल्यूशंस है उसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट हो रहा है, एडवर्स इफ़ेक्ट जो हो रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस पे हो रहा है. और इसी वजह से कि पोल्यूशन इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. नेक्स्ट is the role of human beings in environmental balance is important. Okay, since the existence of human, there is a interrelationship between the human and environment. जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, नेचर और इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन में एक रिलेशनशिप है. ह्यूमन स्टेप्स ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. ओके अर्थ के फॉर्मेशन के कई सालों बाद ह्यूमन्स फॉर्म हुए. ओके ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स superiority as compared to other animals with the help of character like intelligence, memory, imaginary ability, etc. Human established domination over the nature. Human utilized all the natural resources as much as possible. ओके हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज को हमारे नीड के लिए जितना पॉसिबल है उतना यूटिलाइज किया है. ओके इन एन अटेम्प्ट टू लिव द सेटिस्फैक्टरी लाइफ, human kept on snatching from the nature as much as possible, and this led to increase in a problem. okay हम लोग की लाइफ सेटिस्फाइड हो सके इसलिए हम लोग जितना भी नेचर से मिल सके उतना स्नैच कर रहे हैं. ओके और ये इसकी वजह से एक प्रॉब्लम राइज हो रहा है. फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ह्यूमन हैज़ क्रूशियल रोल in maintaining the environmental balance. Next is the various food chains in the ecosystem maintain the environmental balance. Ecosystem is formed by the biotic and abiotic factors and their interaction with each other. Each factor plays very important role in an ecosystem. Producers like plants are important. Herbivores like a deer, goat, sheep, cattle, horses, camel, etc. feeding upon the producers are also important. इकोसिस्टम कैसे फॉर्म होती है? तो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से फॉर्म होती है. सो इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है लाइक प्लांट्स वो इम्पॉर्टेंट है. जो प्लांट्स पे मतलब जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. ये हर्बीवोर्स डियर, गोट, शिप वो भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है प्रेडिएटर्स लाइक लायन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. जो प्रेडिएटर्स है जो हर्बीवोर्स को खाते हैं ताकि उनके ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर सके. ओके वो भी इम्पॉर्टेंट है. ओके सो ये जो फूड चेन है वो कंटिन्यू होती रहती है. प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को प्रेडिएटर्स खाएंगे. ओके और इसी वजह से जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, organisms present in a filthy places, termites, insect present in a dung are also important. Though they are dirty, they are responsible for the cleaning environment. Next day, without the existence of nature, human existence is almost impossible. Okay, since the existence of human, there is an interrelationship between the human and environment. Human steps on a earth long after formation of earth. ह्यूमैनिटी इज़ अ टोटली डिपेंडेंट ऑन अ नेचर टू सर्वाइव. हम लोग को सर्वाइव करने के लिए हम लोग नेचर पे डिपेंड है. ओके ह्यूमन्स यूज़ एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर फूड. हम लोग फूड के लिए एनिमल्स और प्लांट को यूज़ करते हैं.
डिग अप द ग्राउंड फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग ग्राउंड को डिग करते जा रहे हैं, माइनिंग होती है ओके, ताकि हम लोग को एनर्जी मिल सके, जो कोल वगैरह मिलता है। कट डाउन ट्रीज टू बिल्ड शेल्टर, हम लोग अपने घर बिल्डिंग्स बनाने के लिए ट्रीज़ को कट कर रहे हैं ओके। सो वी यूज़ नेचर टू सपोर्ट अवर ओन वेल बींग ओके, हम लोग की लाइफ सेटिस्फैक्ट्री बनाने के लिए हम लोग नेचर का सपोर्ट ले रहे हैं, और इसी वजह से विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है द स्केमेटिक ऑफ द टर्बाइन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर जनरेशन। ओके आंसर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड जनरेटर। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जनरेटर की ज़रूरत क्या है ओके। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके। टू रोटेट जनरेटर वी नीड टर्बाइन, अभी लिखना है टर्बाइन की ज़रूरत क्यों है, तो टू रोटेट जनरेटर। एंड टू ड्राइव द टर्बाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स, अभी टर्बाइन को चलाने के लिए क्या चाहिए है, तो एनर्जी सोर्स ओके। सो बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन ओके। टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए, टर्बाइन को चलाने के लिए जो एनर्जी सोर्स हम लोग यूज़ करेंगे, उस एनर्जी सोर्स के टाइप के बेस पर पावर स्टेशन कौन सा है वो डिपेंड होगा ओके। सो इसीलिए द डिज़ाइन ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट ओके। सो इसीलिए द स्कीमेटिक ऑफ टर्बाइन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पावर जनरेशन ओके। ये था 20th क्वेश्चन ऑफ गिव साइंटिफिक रीजंस। उसके आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, like this video and subscribe to the channel. Thank you.